लव मी स्ट्रेंजर एपिसोड 7 चैप्टर 14। रिवाना अगली सुबह अपने ऑफिस डेस्क पर बैठी हुई थी और बहुत उदास होकर अपने कंप्यूटर स्क्रीन को बेमतलब घूर रही थी। उसके कॉलिग्स टीम लीडर से कुछ बात कर रहे थे, लेकिन उसे उस बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे लगा कि काम के लिए किसी भी किस्म की प्रेरणा अब बाकी नहीं रही थी। 22 साल की एक लड़की जो अपने घर से इतनी दूर एक बड़े शहर में काम कर रही हो, उससे ज़िंदगी ऐसे किस तरह पेश आ रही थी। मुंबई में रहते हुए कुछ ही महीनों में उसे समझ आ गया था कि ज़िंदगी में कुछ भी मुफ्त में हासिल नहीं होता है। रिवाना ने ईशिता को बताया नहीं कि अजनबी ने उसे क्या करने को कहा है। जवाब नहीं दिया उसने ईशिता को ये बात बताया, लेकिन एक मैसेज तो आया था और अजनबी ने उसे एक नामुमकिन काम करने को कहा था। उसके ऑफिस मैनेजर पर अचानक एक मैसेज आया। प्रतीक का था, मैं 1 मिनट में तुमसे नो स्मोकिंग जोन में मिलना चाहता हूँ। उस मैसेज ने रिवाना का पारा चढ़ा दिया। रिवाना का मन किया कि प्रतीक के सिर के कई टुकड़े कर दे, लेकिन उसने गहरी सांस ली और अपने भीतर का गुस्सा पी लिया। बेवकूफ़ थी वो कि प्रतीक पर भरोसा किया। ईशिता ने एक बार कहा था उससे, लोग जैसे जानते हैं उसके बारे में गलत राय बना लेते हैं, उसका असली चेहरा नहीं देख पाते। रिवाना ने प्रतीक के बारे में भी गलत राय बना ली थी। उसे लगा कि प्रतीक लल्लू है। उसने एकांश के बारे में भी राय बना ली थी। उसे लगा था कि एकांश उससे वाकई प्यार करता था। उसे न प्रतीक का इरादा समझ में आया, न एकांश का। एकांश और प्रतीक दोनों ने उसे सिखा दिया था कि किसी को जान जाना और किसी को पहचान पाना दो अलग अलग चीज़ें हैं। इंतज़ार कर रहा हूँ, प्रतीक ने इस बार उसे व्हाट्सएप किया था। रिवाना ने उठकर अपने कंप्यूटर को स्लीप मोड में डाला और नो स्मोकिंग जोन की ओर चल पड़ी। रिवाना ने देखा कि प्रतीक अकेला खड़ा वहाँ सिगरेट पी रहा था। उसने पहली बार उसे स्मोक करते देखा था, लेकिन उसने कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं समझी। वो उस तक पहुंची तो प्रतीक ने उसे और उसके और अपना सैमसंग टैबलेट घुमाया। लाल या काला, उसने कहा। रिवाना को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। टैबलेट स्क्रीन पर एक ऑनलाइन लॉन्जरी स्टोर की वेबसाइट पर लाल और काले रंग की ब्रा प्रतीक उसे दिखा रहा था। मैं तुम्हारे लिए ये खरीद रहा हूँ, प्रतीक ने लाल ब्रा की ओर इशारा करते हुए कहा। रिवाना की हैरान शक्ल देखकर प्रतीक को बहुत मज़ा आ रहा था। मैं चाहता हूँ कि तुम इससे वीकेंड मेरे घर ये पहन कर आओ। मुझे इसकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए या इसे जोर से एक थप्पड़ लगाना चाहिए, उसने सोचा। लेकिन दोनों में से कुछ भी कर पाना फ़िलहाल उसके बस में नहीं था। एक लम्हा रुक कर किसी तरह अपने भीतर की आवाज़ इकट्ठा कर रिवाना ने कहा, मैंने कहा था अब तुमसे प्रतीक, आई एम सॉरी। स्कूल में तुम्हारे प्रपोज़ल को रिजेक्ट करके। लाल या काला, वो अपने मतलब की बात कर रहा था। प्रतीक प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं दोस्त हूँ तुम्हारी। और लाल या काला, रिवाना खामोश हो गई। प्रतीक के कलीग ने उसे आवाज़ दी। ठीक है, मैं दोनों ऑर्डर कर देता हूँ, उसने कहा। हमारे पास बहुत वक्त होगा, तुम तय कर लेना कि दोनों पहनना चाहती हो या कोई सा भी नहीं पहनना चाहती, उसने रिवाना की ओर देखकर आँख मारते हुए कहा। और बाय द वे, अगर तुम मेरे खिलाफ़ शिकायत करने की सोच रही हो तो मैं तुम्हारे जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने तुम्हारे सारे कज़न्स को फेसबुक पर ढूंढ लिया है। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें एक वीडियो में किसी को स्मूच करते हुए देखना चाहेंगे, है ना। रिवाना ने अपने गले में फंस आई रुलाई को रोक ली। प्रतीक मुड़ा और चला गया। रिवाना अपने डेस्क पर पहुंची, लेकिन उसे बिल्कुल होश नहीं था। अपने डेस्क पर पहुंचकर उसने अपना फ़ोन खोला और एक बार फिर मैसेज पढ़ा। अजनबी का मैसेज अभी भी वहीं था। उसकी जो मांग थी उसे पूरा करना नामुमकिन था। उसने एक बार फिर मैसेज पढ़ा, गैंगरेप के मामले में गवाह बन जाओ। उसने क्लिप के बदले में बहुत बड़ा काम नहीं कहा था करने को। उसने कई बार उस मैसेज को पढ़ा। एक रात पहले ही वो सोच रही थी कि अपने पापा को मैसेज करके वो उनसे सारी बातें बता देगी। बोलकर कहने की हिम्मत तो नहीं होती है।
बाबा मैंने पी रखी थी, मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं कब प्रतीक के इतने करीब आ गई। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि वो इसे रिकॉर्ड कर लेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैसेज टाइप करने के बाद उसने खुद से ही वो सारे सवाल पूछे जो उसके बाबा उससे पूछते। तुम डिस्क में क्या कर रही थी मिनी? हमने कहा था ना तुमसे कि 9 बजे तक घर आ जाना। क्या कहा तुमने कि तूने पी रखी थी? तुम शराब कब से पीने लगी मिनी? अपनी पूरी ज़िंदगी में मैंने ये काम नहीं किया। प्रतीक कौन है? एकांश के उसके बारे में जानता है? तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? प्रतीक तुम्हें ब्लैकमेल क्यों कर रहा है? ये सवाल उसे अपने पिता के आखिर और गंभीर फैसले को ले आते। अपने बैग पैक करो और लौट आओ। काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम तुम्हारे शादी करा रहे हैं। रिवाना ने आखिर में तय किया कि वो किसी से कुछ नहीं कहेगी, लेकिन उसे ये मालूम था कि प्रतीक इस हद तक गिर जाएगा कि उसे इस तरह गुलाम बनाने के लिए उसे ब्लैकमेल करेगा। वो अपने क्यूबिकल से निकली और वॉशरूम में चली गई। उसने खुद को आईने में देखा। आंसू उसके काजल को धो चुके थे। उसने अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे। अजनबी उसे बिना गवाही के क्लिप क्यों नहीं दे सकता है? उसमें उसका क्या स्वार्थ हो सकता है? उसने तुरंत मैसेज किया, तुम क्यों चाहते हो कि मैं इस मामले की वजह बन जाऊं? उस लड़की से तुमसे क्या रिश्ता? वो कुछ देर इंतज़ार करती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रिवाना बाहर निकलने वाली थी कि एक जवाब आया, उसका मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। इस हिसाब से तो मेरा तुमसे भी कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हें वो क्लिप नहीं दिलानी चाहिए। रिवाना ने जल्दी से जवाब टाइप करके भेजा। तुम्हें मालूम भी है कितनी मुश्किल होगी मुझे? ये कानूनी मामले, मेरे पेरेंट्स, मीडिया, सबको पता चल जाएगा। और वो लड़की मुझे धमकी देने लगेगी तो मैं क्या करूँगी? और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने फेसबुक पर डाल दिया था कि मुझे कैसा लग रहा था। मैंने अपना काम कर दिया। अजनबी में जवाब दिया, तुम्हारा काम? जो तुमने फेसबुक पर किया उसे बकवास करना कहते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स और कुछ नहीं, खाली कमोड है जिस पर लोग बैठकर अपने बकवास हकते रहते हैं और जब उनका काम हो जाता है वहाँ से कट लेते हैं। उनका एक लौता एजेंडा अपने बारे में बेहतर महसूस करना है और उन्हें लगता है कि इस तरह के बकवास करके उसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। कितने लोग होते हैं जो वाकई में बाहर जाकर कुछ करते हैं? जिन लोगों ने तुम्हारी पोस्ट लाइक की उसमें से कोई भी ऐसा था जिसने उस लड़की के लिए दवाइयाँ खरीदी? किसी ने आगे बढ़कर हॉस्पिटल बिल दिया उसका? तुमने दिया? तुम्हें कैसे मालूम? मैं एक गवाह हूँ। तुम भी थे वहाँ क्या? अगर हाँ तो तुम गवाह बन जाओ ना। रिवाना लगातार टाइप करती रही। मैंने उन रेपिस्टों की शक्ल नहीं देखी थी। मैं जान सकती हूँ कि अगर मैं इस मामले में गवाह बन जाऊँ तो तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? तुम हो मेरा फ़ायदा। मैं क्यों? तुम क्यों नहीं? जवाब आया। ठीक है, अगर मैं गवाह बन गई तो क्या गारंटी है कि तुम मुझे क्लिप दे ही दोगे? तुम मुझे पहले क्लिप दे दो, फिर मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। इसकी क्या गारंटी है कि प्रतीक से खुद ही क्लिप लेकर इंटरनेट पर ना डाल दूँ? यह दुनिया गारंटी पर नहीं चलती मिनी, भरोसे पर चलती है। मुझे आदमियों पर भरोसा नहीं रहा अब। तो तुम्हें कैसे पता कि मैं एक आदमी ही हूँ? रिवाना ने फिर एक घूंट पीकर लिया। वो किसी और की राय के आधार पर इस अजनबी के बारे में भी अपनी राय बना चुकी थी। सीता ने सिर्फ अनुमान लगाया था कि यह कोई छुपा हुआ प्रशंसक हो सकता है, और ये कैसे कहा जा सकता है कि कोई प्रशंसक आदमी ही होगा? हे भगवान, उसे तो ये भी मालूम नहीं कि वो उसका प्रशंसक है या नहीं, या फिर ये कुछ और है। और एक और मैसेज, प्रतीक का वीकेंड मज़ा बनो या उस लड़की के साथ खड़ी हो जाओ, फैसला तुम्हारा है मिनी। रिवाना ने अपने सोचने के लिए एक लम्हा लिया। पुलिस के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं था, अपने पेरेंट्स के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं था, और प्रतीक के पास जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। जब उसने अपना आखिरी फ़ैसला टाइप किया तो उसके हाथ काँप रहे थे। ठीक है, मैं गवाह बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वादा करो तुम वीकेंड से पहले क्लिप ले आओगे, नहीं तो मैं अपनी और का काम नहीं कर पाऊँगी। भरोसा रखो, अजनबी ने जवाब दिया। रिवाना ने लंच टाइम में अखबार उठा लिया। 2 ही दिनों में गैंगरेप की खबर पहले पन्ने से 5वें पर चली गई थी। एक छोटी सी खबर थी कि वो लड़के अभी भी
बोरीवली के सरकारी अस्पताल में थी और पुलिस अभी तक रेपिस्टों की पहचान नहीं कर पाई थी क्योंकि लड़की कुछ बता नहीं पा रही थी। रिवाना ने सीता को फ़ोन किया, उससे पूछा कि क्या वो रिवाना के साथ एक जगह चलने को तैयार है। सीता ने बताया कि वो ऑफिस में नाइट शिफ्ट में है और सुबह तक ही फ्री हो पाएगी। गुरुवार का दिन था और रिवाना एक भी दिन बर्बाद नहीं करना चाहती थी। अब तो उसे मालूम चल गया था कि प्रतीक के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। ऑफिस के ट्रैफिक से बचने के लिए उस दिन वो 2 घंटा पहले ही निकल गई और गोरेगांव ईस्ट के लिए एक ऑटो ले लिया और सीधी बोरीवली के सरकारी अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल की हालत बहुत ख़राब थी, जगह बहुत ही गंदी थी और चारों तरफ दवाइयों की गंध फैली थी। लोग या तो रो पीट रहे थे या फिर मायूस चेकअप के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। रिवाना ने उस भीड़ में रिसेप्शन खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और उसे दूसरी ओर एक अधेड़ उम्र का पुलिस कांस्टेबल नज़र आया जो अपनी गर्दन में कैमरा डाले किसी इंसान के हाथ में चाय के लिए बात कर रहा था। वो उनके पास चली गई। एक्सक्यूज़ मी, उसने कहा। कांस्टेबल और कैमरा वाला वो आदमी दोनों उसकी ओर सवालिया नज़र से देखे। काय पाजे? कांस्टेबल ने मराठी में पूछा। क्या चाहिए? कैमरे वाले ने हिंदी में अनुवाद किया। उसे देखकर लगा कि वो तोंद वाले कांस्टेबल से ज़्यादा पढ़ा लिखा और तमीज़दार है। मैं यहाँ गैंगरेप पीड़ित से मिलने आई हूँ, आपको पता है कि वो किस कमरे में है? कांस्टेबल और उस आदमी ने उसे हैरत भरी नज़र से देखा। तुम उसके रिश्तेदार हो? उस आदमी ने पूछा। नहीं, मैं गवाह हूँ। अचानक दोनों के कान खड़े हो गए। कांस्टेबल ने उनके साथ आने को कहा। रिवाना और कैमरे वाला आदमी साथ साथ चलते रहे। ये कमरा प्राइवेट नहीं था जैसे कि रिवाना ने सोचा था। जनरल वार्ड था जिसमें हर तरह की समस्या लिए मरीज पड़े हुए थे। इन्हीं लोगों के बीच एक लड़की आंखें मूंदी लेटी थी। उसे गंदे बिस्तर पर उसके बगल में एक अधेड़ औरत बैठी हुई थी। रिवाना को लगा कि वो उसकी माँ होगी। वो उठती है, चिल्लाती है और उसके बाद नर्स उसको सुला देती है। कांस्टेबल ने कहा, देखो उन लड़कों ने उसके साथ क्या किया है। रिवाना कुछ बोल नहीं सकी। उसे लगा कि उसे उल्टी हो जाएगी। अखबार में छपा था कि लड़की 15 साल की है, लेकिन ये बच्ची बहुत कम उम्र की लग रही थी। उसने सोचा कि ये लड़की जिंदगी भर अपनी रूह पर पड़े इन जख्मों से कैसे उबर पाएगी, और इस लड़की की तो कोई गलती भी नहीं थी। बस ये सोचने के कि अगर वो उस जगह होती तो क्या करती, उसके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक वो लड़की जग गई और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। हालांकि उसकी आंखें बंद थी, लेकिन वो ऐसा चिल्ला रही थी जैसे उस पर शैतान हावी हो गया हो। कांस्टेबल मराठी में ज़ोर से चिल्लाया। एक नर्स दौड़ती हुई मराठी में कुछ बोलती हुई आई और उसे जल्दी से एक इंजेक्शन दे दिया। लड़की फिर शांत हो गई। इतनी देर में रिवाना के मुंह में उसकी उल्टी आ चुकी थी। कांस्टेबल ने गोरेगांव पुलिस स्टेशन ले जाकर उसका बयान दर्ज किया। रिवाना के वो बाद में मालूम पड़ा कि कैमरा वाला आदमी एक मराठी अखबार का पत्रकार है। वो रिवाना की तस्वीर लेना चाहता था, लेकिन उसके मना करने पर वो मान गया। थोड़ी ही देर में पुलिस इंस्पेक्टर मोहन कंबाले पहुंचे। रिवाना से पूरी वारदात की जानकारी ली। रिवाना ने उस रात एक बूंद भी शराब नहीं पी थी क्योंकि उसे बियर पसंद नहीं है, और उसका ये दावा उसकी गवाही को और मजबूत बना गया। सर, रिवाना ने पत्रकार की ओर देखते हुए और फिर कंबाले की ओर देखते हुए, मैं नहीं चाहती कि मेरा नाम मीडिया या उन बलात्कारियों के सामने आए। क्या यह मुमकिन है? चिंता ना करें मैडम, मैं ख्याल रखूँगा, काम्बले ने उसे तसल्ली दी। आपने बहुत बहादुरी का काम किया है, वरना आजकल किसे परवाह है। उसे लगा कि किसी ने उसके मुंह पर जोरदार तमाचा लगाया हो। वो जानती थी कि पुलिस स्टेशन आने के पीछे उसका अपना स्वार्थ था, लेकिन उसे ये भी समझ आ रहा था कि अजनबी ने उससे अपना मोल पहचानने के लिए कहा था, तो क्या मतलब था। हालांकि उसे हालात में इतनी दुविधा थी। उसने गवाह के तौर पर बयान तो दे दिया था, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वो लड़की की मदद करेगी। क्या तुम्हारे पेरेंट्स को पता है कि तुम इतने रात गए पार्टियों में जाती हो? काम्बले ने पूछा। नहीं, रिवाना ने किसी तरह जवाब दिया। इसलिए आजकल के पेरेंट्स इतनी चिंता करते, चाहे आप अपने बच्चों को कितना भी करीब हो, बच्चे आपसे पूरी तरह कभी सच नहीं बोले, काम्बले ने कहा। मेरी भी एक बेटी है तुम्हारे उम्र की। काम्बले की आवाज़ में अब एक पिता का स्नेह घुल गया था। स्मिता नाम है उसका, बेंगलोर की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है। बड़े शहर में रहना आसान नहीं है ना? एक अजनबी पीछे लगा हो, एक कॉलीग ब्लैकमेल कर रहा हो और एक गैंगरेप में गवाही देनी पड़ी।
पूछो मुझसे कितना मुश्किल है बड़े शहर में रहना। रिवाना ने सोचा और फिर छोटी सी मुस्कान देते हुए कहा, मुश्किल तो है, लेकिन क्या कर सकता है। मैं स्मिता को लेकर हमेशा परेशान रहता हूँ, आजकल कुछ भी हो सकता है, काम्बले ने कहा। अगर तुम्हारी कंपनी में कोई ओपनिंग हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं चाहता हूँ कि वो मुंबई में ही काम करे। पेरेंट्स हमेशा पेरेंट्स रहेंगे। ज़रूर, रिवाना ने कहा और फिर तुरंत पूछा, मुझे कितने देर और रुकना होगा। कुछ देर और। हमने उस इलाके के कुछ लोगों की पहचान की है, वो लोग आते ही होंगे, उनकी पहचान करनी है, तुम अपना चेहरा छुपा सकती हो। काम्बले ने एक महिला कांस्टेबल से रिवाना को भीतर ले जाने का इशारा किया। रिवाना थोड़ी देर वहाँ इंतज़ार करती रही। इतनी ही देर में उसकी माँ का फ़ोन आया। घर पहुँच गई मिनी? माँ ने पूछा। रास्ते में हूँ मम्मा, रिवाना ने झूठ बोला। एक बात बताओ मम्मा, तुम चाहती हो कि रैपिस्ट पकड़े जाए और उन्हें सज़ा मिले? कौन से रैपिस्ट, क्या बोल रही हो? उसकी माँ परेशान हो गई। वही जिन लोगों ने कुछ दिन पहले मुंबई में एक टीनेजर का रेप किया था। मैंने तुम्हें फ़ोन पर बताया था ना। अरे हाँ, मैं चाहती हूँ, बिल्कुल चाहती हूँ वो लोग पकड़े जाए और उन्हें सज़ा मिले। कमीनों ने एक मासूम लड़के की ज़िंदगी ख़राब कर दी। रिवाना ने एक गहरी सांस ली। मैं घर पहुंचकर फ़ोन करूंगी, उसने कहा और फ़ोन काट दिया। जब पुलिस वैन पहुंची, रिवाना ने अपना चेहरा एक कपड़े से ढक लिया। एक एक करके पुलिस कांस्टेबल लड़कों को उसके सामने लाने लगे। 15 आदमियों में से 2 रेपिस्टों को पहचानना बहुत मुश्किल नहीं था। उसके बाद में काम्बले से पता चला कि दोनों लड़के की कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मजदूरी करते थे और महाराष्ट्र से नहीं थे। काम्बले ने अपना नंबर दे दिया और रिवाना से उसके ऑफिस और घर का पता ले लिया। उससे ये भी कहा कि बिना उन्हें इत्तला किए रिवाना शहर से बाहर ना जाए। काम्बले को उसमें अपनी बेटी दिखाई देने लगी और वो उसे किसी भी तरह के खतरे से बचाना चाहता था। उसे ये भी बताया गया कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद जज के सामने अपनी गवाही दोबारा देनी होगी। इसमें वक्त लगेगा? रिवाना ने पूछा। शायद नहीं। रिवाना निकलने लगी तो काम्बले ने पुलिस जीप से उसे छोड़ने को कहा। रात में उसने अजनबी को मैसेज किया कि वो गैंगरेप मामले में गवाह बन गई है। अजनबी से उसे अंधेरी वेस्ट का एक पता दिया और कहा कि शनिवार को ठीक रात के 9 बजे वो वहाँ पहुँच जाए। क्यों? रिवाना ने पूछा। वो फिर से अपने फ्लैट में बैठी हुई दीवार से बातचीत कर रही थी, ये सोच कर कि अजनबी उसे सुन तो सकता ही है। प्रतीक वहाँ रहता है। क्या? लेकिन वो भी तो यही चाहता है, शनिवार की रात मैं वहाँ जाऊँ। प्लीज़ कहो ये मजाक है। रिवाना नर्वस थी। मुझ पर भरोसा करती हो? अजनबी ने उससे अगले मैसेज में पूछा। अजनबी पर भरोसा? उसने एकांश और प्रतीक दोनों पर भरोसा किया था। उसे लगता है कि वो दोनों को जानती थी। उससे क्या अब ऐसे अजनबी पर भरोसा करनी चाहिए जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानती? रिवाना ने अपना वक्त लिया और फिर ऊंची आवाज़ में कहा, हाँ। वो उम्मीद ही कर सकती थी कि इस बार कुछ गड़बड़ नहीं होगी। चैप्टर 15। शनिवार रात में अभी एक दिन और देरी थी। रिवाना प्रतीक को चकमा देती रही। जब भी वो आसपास होता, रिवाना उसे देखकर बेमन से ही सही मुस्कुराती जरूर। जितनी बार प्रतीक ने उसे कैंटीन या नो स्मोकिंग जोन बुलाया, वो गई और उसकी सुनती रही। उसने उसे शुक्रवार की रात को ही आने को कहा, लेकिन उसने झूठ बोल दिया कि पीरियड जल्दी आने की वजह से उसे दर्द हो रहा था, इसलिए वो शनिवार की रात जरूर आएगी। प्रतीक भी उसकी चाल में फंस गया और एक दिन और इंतज़ार करने के लिए राजी हो गया। शनिवार आ गया। रिवाना को घबराहट हो रही थी। जो वो करने जा रही थी उसके बारे में उसे डर भी लग रहा था। वो सीता को सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उसने पिछले कुछ महीने में ये सीखा कि किसी पर भी एक हद के बाद भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको पता भी नहीं चलेगा और देखते देखते लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे, और जो दोस्त आपके बारे में सब कुछ जानता हो वो दुश्मन से कई खतरनाक होता है। उसने ये भी तय किया कि वो अजनबी की बात भी अब नहीं सुनेगी। उसे मालूम नहीं था कि ये अजनबी उसकी मदद करने के लिए क्यों बेचैन था, लेकिन इसमें ज़रूर कोई ना कोई एजेंडा था। लेकिन इस वक्त उसे क्लिप के अलावा कुछ नहीं सोच रही थी। खिड़की के पास खड़े होकर शाम की चाय पीते हुए रिवाना सोचती रही कि अजनबी क्लिप देने में उसकी मदद करेगा या नहीं। अगर वो अजनबी प्रतीक निकला तो उस पते पर आज रात जाना सही होता क्या? दुनिया भरोसे पर चलती और पिछले महीनों के उसके अपने तजुर्बों ने उसके भीतर का भरोसा ख़त्म कर दिया था।
रिवाना ने जल्दी से अपना चाय ख़त्म किया और 8 बजने का इंतज़ार करने लगी। जब वक्त हो गया तो उसने जीन्स और टी शर्ट डाली, किचन से चाकू लेकर अपने बैग में रखा और इंस्पेक्टर काम्बले का फ़ोन नंबर स्पीड डायल पर डाला। ऑटो में उसे अंधेरी वेस्ट के लिए दिए हुए पते पर पहुंचने में आधा घंटा लगा। बाहर से कॉलोनी पास लग रही थी। उसे अजनबी ने 9 बजे का वक्त दिया था, इसलिए वो कॉलोनी के बाहर एक कोने में खड़े होकर इंतज़ार करती रही। सिक्योरिटी गार्ड ने विजिटर रजिस्टर में उसका नाम लिखने को कहा और गलत नाम, गलत फ़ोन नंबर और एक गलत पता डाल दिया और बिल्डिंग के भीतर प्रतीक का फ्लैट ढूंढते चली गई। बिल्डिंग के पहले माले पर वो सीढ़ियों से पहुंच गई और फ्लैट नंबर 103 के सामने खड़ी हो गई, जहां प्रतीक रहता था। रिवाना ने एक बार आंखें मूंद कर जल्दी से दुआ की कि अजनबी अपनी बात पर कायम रहे। वो दरवाजे के सामने खड़ी होकर सोच रही थी कि घंटी बजाए या नहीं कि उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, चाबी डस्टबिन में है। रिवाना ने नीचे देखा कि फ्लैट के मेन दरवाजे के बाहर एक छोटी सी डस्टबिन रखा हुआ था। उसने गंदी सी शक्ल बनाई, फिर झुककर खाली डस्टबिन से चाबी निकाल ली। उसके गले में डर की वजह से कुछ था जो अटका हुआ था। धीरे से की होल में उसने चाबी डाली। दरवाजे के खुलने पर आवाज़ आई। उसने दरवाजे को अपने उंगली से धक्का देकर खोल दिया। भीतर बहुत अंधेरा था। वो घबराए हुए अनिश्चित कदमों से आगे बढ़ी। क्या उसे भीतर जाना चाहिए? उसने एक बार आंखें बंद कर ली, भगवान का नाम लिया और अपने धड़कते हुए दिल को तसल्ली देकर अंदर जा घुसी। स्विच बोर्ड बाईं तरफ है। अजनबी का एक और मैसेज आया। उसके अपने फ़ोन की आवाज़ से वो डर गई। उसने घूम कर देखा, उसके पीछे कोई तो नहीं है। कोई नहीं था। उसने अपना हाथ बाईं ओर बढ़ाया और उसे स्विच बोर्ड मिल गया। उसने सारे बटन जला दिए। अगले ही पल कमरे में 3 लाइट और 2 पंखे चल पड़ी। उसने देखा कि प्रतीक बेहोशी की हालत में ज़मीन पर पड़ा हुआ है। वो बिल्कुल नंगा था। उसके सीने पर सिर्फ लाल रंग का एक ब्रा थी। रिवाना को समझ नहीं आया कि आखिर वो क्या करे। वो ये देखने के लिए उसके नज़दीक पहुंची कि वो जिंदा है या मर गया। उसने देखा कि उसके पेट पर कुछ लिखा हुआ था, दुनिया का सबसे छोटा अजूबा। एक तीर का निशान उसके प्राइवेट पार्ट की ओर इशारा कर रहा था। रिवाना को मन हुआ कि वो ज़ोर से हंस पड़े। उसने अजनबी का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा लगा। उसे समझ में आ गया कि अजनबी ने उससे पहले वहाँ आने के लिए क्यों कहा था। उसने अपना फ़ोन निकाला और प्रतीक का 3 मिनट लंबा वीडियो बनाया। उसके बगल में ही उसका फ़ोन पड़ा हुआ था। वीडियो बना लेने के बाद उसने अपना फ़ोन अपने बैग में रखा और प्रतीक का फ़ोन उठाकर उससे उसके मेमोरी कार्ड और सिम निकाल लिया। फिर उसने प्रतीक का फ़ोन का हुलिया बिगाड़ दिया। उसने अगर क्लिप कहीं और ट्रांसफ़र भी रखी होगी तो अब रिवाना के पास बदले में ब्लैकमेल करने के लिए कुछ था। रिवाना उठने ही वाली थी कि लाइट फिर चली गई। उसे अपने आसपास उससे डिओडोरेंट की खुशबू आई जो एक बार उसने लिफ्ट में सूंघी थी। वो घूम गई। इससे पहले कि वो कुछ देख पाती, किसी ने रिवाना के मुंह पीछे से कपड़ा ठूस दिया। देखते ही देखते रिवाना बेहोश हो गई। रिवाना को होश आया तो एक अधेड़ औरत उसके गाल को हल्के हल्के हाथों से थपथपा रही थी। सुनो, उठो, तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? रिवाना उठी और उसने देखा कि वो अपने बिल्डिंग की लिफ्ट में है। उसे बिल्कुल याद नहीं था कि वो यहाँ कैसे पहुँची। उसी औरत ने उसे अपने माले तक पहुँचाने में मदद की। तुम ठीक हो? उस औरत ने पूछा। हाँ, रिवाना ने अपना सिर पकड़ कर कहा। उसके सिर में हल्का दर्द हो रहा था। वो किसी तरह लुढ़कते हुए लिफ्ट के बाहर निकली और फ्लैट में ये सोचते हुए घुसी कि क्या अजनबी ने उसे लिफ्ट में छोड़ा। इसी तरह अपने ऑफिस के किसी बंदे के साथ माथेरान में थी और आशा फ्लैट में नहीं थी। रिवाना इस बारे में किसी से बात करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि कोई घर पर नहीं था इसलिए वो रिपीट मोड में वीडियो देखती रही और तब तक हंसती रही जब तक उसके पेट में दर्द ना हो। वो देखना चाहती थी कि जब ये वीडियो वो प्रतीक को दिखाएगी तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। रिवाना इतनी खुश थी कि उसने एक नई डिश बनाने का फ़ैसला किया। फिर उसने अपनी माँ को फ़ोन किया। 1 घंटे तक बात करती रही। एकांश के जाने के बाद पहली बार हुआ था कि वो अपने माँ से इतना लंबा बात कर रही थी। अपनी बेटी को इतनी खुशनुमा आवाज़ में सुनकर माँ भी खुश थी। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि बेटी की ज़िंदगी में आखिर चल क्या रहा है। एकांश मुंबई आ रहा है, माँ ने रिवाना के अचानक पैदा हुए इस उत्साह की वजह से जानने की कोशिश की।
नहीं मम्मा, फिर क्या हुआ? क्या तुम्हें प्रमोशन मिला? उसने फिर पूछा। नहीं मम्मा, कुछ नहीं हुआ, मैं बस ऐसे ही खुश हूँ। वहाँ से बात करने के बाद उसने ज़ोर से कहा, थैंक यू अजनबी। आदतन उसने जवाब के लिए फ़ोन को देखना शुरू किया। जवाब जल्दी ही आ गया, यू आर वेलकम। लगता है मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा, उसने कहा और खुद ही हंस पड़ी। उसे मालूम था कि उसकी बात का कोई सिर पैर नहीं है, लेकिन उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। तुम मुझे जानते तक नहीं हो, तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए बनाए गए अपने भ्रम को प्यार कर सकती हो। सारे भ्रम कमज़ोर होते हैं, टूट सकते हैं, बहुत ख़तरनाक होते हैं ये भ्रम। सच है, लेकिन मुझे सच में नहीं मालूम कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। मैं एक दिन तुमसे मिलना चाहूँगी, मुमकिन है? बिल्कुल, शुक्रिया, लेकिन तुमने मुझे बेहोश क्यों किया? कोई भी चिप मुफ्त में नहीं मिलती। मतलब? एक अनजान नंबर से एक MMS आया। उसने उसे डाउनलोड किया और वीडियो चला दिया। उसमें प्रतीक की उस नंगी हालत में रिकॉर्ड करती हुई रिवाना की रिकॉर्डिंग थी। उसकी खुशी तुरंत गुस्से में बदल गई। उस अजनबी ने क्या इसलिए इसे रिकॉर्ड करके रखा क्योंकि उसे डर था कि रिवाना गैंगरेप मामले में गवाही से मुकर जाएगी, या क्या प्रतीक की तरह वो भी उससे गुलाम बना देना चाहता था? तुम मुझे क्लिप खुद भी तो दे सकते थे, ये प्रतीक की रिकॉर्डिंग खुद कर सकते थे, लेकिन तुम मुझे फंसाना चाहते थे। उसकी आवाज़ अब भर्राने लगी। मुझे लगा कि तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन तुम तो प्रतीक की तरह निकले, बल्कि तुम तो उससे भी आगे गए गुजरे निकले, क्योंकि मुझे याद भी नहीं कि मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है। एक अजनबी पर इतना भरोसा करने के लिए रिवाना ने खुद को कोसा। मैं तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। चैप्टर 15 यहीं पे ख़त्म होता है। इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों कमेंट्स करें कि अगर आपके लाइफ में भी ऐसा कोई अजनबी रहा जो आपका सुख दुख दोनों में साथ रहा, लेकिन आपको ना पता हो कि वो एक अजनबी है, लाइक वो कैसा इंसान है, बट अगर वो आपका हेल्प कर रहा हो तो क्या आप उससे मिलना चाहोगे जैसे रिवाना मिलना चाहती है? और फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आप चाहते हो कि ऐसा कोई अजनबी हो? इट्स सो ट्रॉमेटाइज, लाइक कब उसका मूड फिर जाए, डोंट नो। ओके, कमेंट करें। बाय बाय, टेक केयर।